Hello dear students, welcome to our new session of NCERT Decode series। बच्चों इस सेशन में हम लोग फिजिक्स का वो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। बच्चों नीट एग्जाम्स की अगर बात करें तो प्रीवियस ईयर्स में इस चैप्टर से कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बच्चों इस सेशन में हम लोग इस चैप्टर के एनसीईआरटी में जो थ्योरी दी गई है उससे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो टॉपिक लिखा हुआ है रेस्ट एंड मोशन। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। बच्चों रिलेटिव टर्म्स क्या होती है? ऐसी टर्म्स जिनको डिफाइन करने के लिए हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम लोग एब्सोल्यूट रेस्ट जैसी कोई चीज डिफाइन नहीं कर सकते, ना ही एब्सोल्यूट मोशन। फॉर एग्जाम्पल बच्चों मान लीजिए कि दो ऑब्जर्वर्स हैं, एक कार के अंदर बैठा हुआ है और एक बाहर ग्राउंड पे खड़ा हुआ है। तो बच्चों अगर हम लोग ग्राउंड पे खड़े हुए ऑब्जर्वर से पूछे कि कार के अंदर बैठा हुआ जो आदमी है वो कहां जा रहा है, तो उसका जवाब होगा कि वो कार के साथ आगे जा रहा है। सिमिलरली अगर कार के अंदर बैठे हुए ऑब्जर्वर से पूछे कि बच्चों बताओ कि ड्राइवर जो है वो क्या कर रहा है या ड्राइवर कहां जा रहा है, तो कार के अंदर बैठा हुआ ऑब्जर्वर क्या बोलेगा कि ड्राइवर मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है। तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई चीज जो हमें मोशन में दिखाई दे रही है एट द सेम टाइम वो किसी और रेफरेंस फ्रेम से हमको रेस्ट पे दिखाई दे रही है। इसीलिए बोला जाता है कि रेस्ट और मोशन डिफाइन करने के लिए हमेशा किसी ना किसी फ्रेम की जरूरत पड़ती है। अब जैसा कि दूसरी लाइन लिखी है कि अगर क्वेश्चंस में हमको यह गिवन ना हो कि फ्रेम कहां है और कौन सी है, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग ग्राउंड को अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान सकते हैं। अब बच्चों इस पर क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया जा सकता है चेक कीजिए। बच्चों पहला क्वेश्चन है अ कार इज मूविंग ऑन अ रोड, देन करेक्ट स्टेटमेंट इज। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है कार मस्ट बी इन मोशन फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स, कार मस्ट बी एट रेस्ट फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स, कार मे बी एट रेस्ट और इन मोशन डिपेंड्स अपॉन ऑब्जर्वर एंड मोशन इज इंडिपेंडेंट अपॉन द चॉइस ऑफ ऑब्जर्वर। बच्चों क्या लगता है क्या सही आंसर होना चाहिए? ऑब्वियसली थर्ड। क्या लिखा हुआ है? कार मे बी एट रेस्ट और इन मोशन डिपेंड अपॉन द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कि वो कार रेस्ट पे है या फिर मोशन में है। तो इसका सही आंसर है बच्चों हमारे लिए, जैसा कि आपने अभी अभी समझा, कि ऑप्शन नंबर 3। अब बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट आर्टिकल है उसमें लिखा हुआ है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बच्चों डेफिनेशंस ये सब आप अच्छे से जानते हैं कि डिस्टेंस क्या होती है? एक्चुअल लेंथ ट्रेवर्स्ड बाय द पार्टिकल। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए जो पार्टिकल है वो कौन सा पाथ सिलेक्ट करता है उसकी लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। पर बच्चों इससे क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं थ्योरी बेस्ड, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है द लोकेशन ऑफ अ पार्टिकल इज चेंज्ड, व्हाट कैन वी से अबाउट द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। बच्चों लोकेशन चेंज हो गई है। लोकेशन चेंज होने का मतलब है कि मान लीजिए कि ये एक पार्टिकल है, ये इस लोकेशन से किसी भी पाथ को फॉलो करते हुए दूसरी लोकेशन पर आ गया है। अब जैसा कि आप नोटिस कर रहे हैं कि लोकेशन पहले यहां थी, अब लोकेशन चेंज होके यहां हो गई है। तो इसका मतलब इसके पास कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी है और इसके पास कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी है। तो बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? जैसा कि पहला ऑप्शन लिखा है बोथ कैन नॉट बी जीरो, वन ऑफ द टू मे बी जीरो, बोथ मस्ट बी जीरो, बोथ मस्ट बी इक्वल। तो बच्चों अगर हम लोग नोटिस करें कि लोकेशन चेंज हो गई है तो इसका मतलब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे शिफ्ट हो गया है, तो इसका मतलब इसके पास डिस्टेंस भी होगी और डिस्प्लेसमेंट भी। तो बच्चों इसका सही आंसर जो है हमारे पास बोथ कैन नॉट बी जीरो। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों हम लोग डिस्कस करें, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है इन फॉर्म ऑफ असर्शन एंड रीजन। बच्चों असर्शन लिखा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी मे बी जीरो व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इज नॉट जीरो। बच्चों ये बिल्कुल सही पॉइंट है। जैसा कि उसमें लिखा हुआ है कि अगर डिस्टेंस ट्रेवल जीरो नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। जल्दी से बताएं क्या आंसर होना चाहिए? व्हेन पार्टिकल रिटर्न्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। फॉर एग्जांपल बच्चों मान लीजिए कि पार्टिकल ने यहां से चलना स्टार्ट किया, आगे गया और फिर इसी पाथ को फॉलो करते हुए या किसी भी तरह से इस दूसरी लोकेशन पे वापस पहुंच गया। मतलब यहां से चलकर आगे गया और आके फिर से उसी पोजीशन पर आ गया है। तो इसका मतलब यह है कि इसने कुछ ना कुछ पाथ तो ट्रैवल किया है। तो डिस्टेंस तो इसकी जीरो नहीं है, पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है। क्यों? क्योंकि इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। तो बच्चों असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन में क्या लिखा हुआ है? द डिस्प्लेसमेंट इज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। बच्चों ये चीज गलत है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस।
तो बच्चों जल्दी से बताएं क्या आंसर इसका सही होना चाहिए। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो अगर हम लोग अपने ऑप्शंस में ढूंढे तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, दैट मींस सी, ये हमारा सही ऑप्शन है। आगे बढ़े बच्चों, अब हमारे पास जो आर्टिकल दिया है स्पीड एंड वेलोसिटी। बच्चों डेफिनेशंस आप अच्छे से जानते हैं। स्पीड का मतलब क्या है? द रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बच्चों स्पीड से अगर हम लोग बात करें तो इसके चार टाइप्स होते हैं: यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। बच्चों अगर क्वेश्चंस फ्रेमिंग की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है एवरेज स्पीड, और आप अच्छे से जानते हैं कि एवरेज स्पीड मींस व्हाट? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। इसी तरह से बच्चों अगर हम लोग वेलोसिटी की बात करें, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। बच्चों वेलोसिटी के भी कितने टाइप्स दिए हैं? चार टाइप्स: यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज, इंस्टेंटेनियस। बच्चों अगर हम लोग बात करें इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, तो अगर आप एनसीईआरटी में पॉइंट्स टू पॉन्डर ओपन करते हैं तो बच्चों पॉइंट्स टू पॉन्डर में कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं जो वेलोसिटी आर्टिकल पर बेस्ड हैं। वो क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं इस आर्टिकल से, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों जैसा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू पॉन्डर में किस तरह के दिए हैं उनको हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके यहां पे लिखा हुआ है। जैसा सबसे पहला, व्हेन पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इज सेम। बच्चों अगर हम लोग इस कांस्टेंट वेलोसिटी टर्म पे फोकस करें तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है कि पार्टिकल अगर एक ऐसी वेलोसिटी से चले जिसका ना तो कभी मैग्नीट्यूड बदले और ना ही उसकी डायरेक्शन, तो ऐसे केस में वो वेलोसिटी कांस्टेंट कहलाती है। अब बच्चों आंसर दे, अगर पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, लेट्स से 5 मीटर पर सेकंड इन आई कैप डायरेक्शन, तो मान लीजिए कि ये आई कैप डायरेक्शन में इस तरह से मोशन कर रहा है। तो बच्चों अगर अगर हम लोग नोटिस करें कि अगर ये केवल एक फिक्स डायरेक्शन में चलता रहेगा तो इसका पाथ कैसा होगा? मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन। एंड वी नो दैट कि अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर एक ही डायरेक्शन में चले तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम आता है। तो पहला पॉइंट वही लिखा हुआ है, व्हेन पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इज सेम। आगे लिखा हुआ है बच्चों, अ पार्टिकल मे हैव कांस्टेंट स्पीड बट वेरिएबल वेलोसिटी। बच्चों ये बहुत अच्छा पॉइंट है और इससे क्वेश्चंस भी बनाए जाते हैं। जैसे कि अगर लिखा हुआ है पार्टिकल मे हैव कांस्टेंट स्पीड, बच्चों इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप दे सकते हैं क्या? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है कि एक ऐसा सर्कुलर मोशन जिसमें पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है। अब बच्चों आंसर दे कि स्पीड तो कांस्टेंट है, बट अगर पार्टिकल इस तरह से मोशन परफॉर्म कर रहा है तो हर इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर सिर्फ उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है तो वो वेरिएबल मानी जाती है। तो इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट होते हुए भी वेलोसिटी वेरिएबल हो सकती है। थर्ड पॉइंट, when a particle is moving on any path then magnitude of instantaneous velocity is equal to instantaneous speed। बच्चों जैसा कि यहां पर मैं लिख रहा हूं instantaneous speed और मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बच्चों ये हमेशा सेम होते हैं। एक अच्छा पॉइंट है, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है। और लास्ट में लिखा हुआ है इफ पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी देन। बच्चों ये बहुत बढ़िया पॉइंट है कि अगर पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो एवरेज स्पीड, सब मेरे साथ पढ़ेंगे, एवरेज स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये चारों मैग्नीट्यूड में सेम आती है। हम इसको प्रूफ करके भी देख सकते हैं। बच्चों मानकर चलिए कि एक पार्टिकल को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं फॉर फर्स्ट 5 सेकेंड। मान लीजिए ये 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड 5 सेकेंड, और हमने मान लिया कि पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, दैट इज 10 आई कैप मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर फिक्स्ड। तो अगर मैं मानकर चलूं कि 0 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी अलोंग आई कैप डायरेक्शन, ये आई कैप डायरेक्शन है। फर्स्ट सेकंड पे अगर बात करूं तब भी 10 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड पे देखें तब भी 10 है। इसी तरह से बच्चों आप किसी भी टाइम इंस्टेंट की बात करें तो ये हमेशा आपको 10 मीटर पर सेकंड ही मिलेगी, कारण कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो बच्चों अगर मैं आपसे किसी भी इंस्टेंट पे पूछूं कि बताओ थर्ड सेकंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, थर्ड सेकंड मतलब इंस्टेंटेनियस, तो आपका जवाब होगा कि सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड आई कैप।
पर अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो आप पढ़ोगे कितना बच्चों, 10 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं आपसे बोलूं कि बच्चों बताएं कि थर्ड सेकंड पर स्पीड कितनी है, तो आपका जवाब होगा कि सर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तो आप कभी भी पूछोगे हमेशा उसकी स्पीड हमें सेम ही नजर आएगी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड भी जो आएगी वो कितनी आएगी बच्चों, 10 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों एवरेज स्पीड बताइए, तो एवरेज स्पीड बच्चों आप सभी जानते हैं क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो बच्चों हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो 5 सेकंड के लिए है। तो अगर हम लोग यहां पर मानकर चलें कि पार्टिकल को 5 सेकंड के लिए अगर हम लोग मोशन कराते हैं, तो टोटल डिस्टेंस बच्चों, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 10, कितने टाइम के लिए चल रहा है 5, तो फिर डिस्टेंस कितनी हो गई 10 इंटू 5 दैट इज 50। तो अगर हम लोग 50 अपॉन 5 करें तो एवरेज स्पीड भी क्या आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड। एंड लास्ट में बच्चों अगर मैं एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड की चर्चा करूं, तो अभी अभी हम लोगों ने नोटिस किया था कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड एंड डिस्टेंस दोनों सेम आते हैं। तो बच्चों अगर डिस्टेंस 50 है तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी 50, टाइम मैंने 5 सेकंड लिया है, तो अगेन एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकंड। तो आपने नोटिस किया कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है देन ऑल फोर क्वांटिटीज आर सेम इन मैग्नीट्यूड। अब बच्चों आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट ट्रू। इनमें से वो कौन सा रिलेशन है जो सही नहीं है। जैसा सबसे पहले लिखा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होता है। तो बच्चों अभी अभी हमने डिस्कस किया कि ये बिल्कुल सही है। आगे लिखा हुआ है एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू आई मीन उसका मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड से ज्यादा होता है। नो बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड में रिलेशन क्या होता है कि डिस्टेंस की वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट से या तो ज्यादा होती है या बराबर। और जो रिलेशन इनमें होता है वही रिलेशन एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में भी होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकती। तो यह हमारे लिए गलत है। आगे लिखा है थर्ड, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल। बच्चों अभी अभी हमने चर्चा की कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस ट्रेवल से या तो कम होगा या उसके बराबर होगा। तो यह भी सही है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा रिलेशन सही नहीं है, तो हमने ऑलरेडी अपना आंसर दे दिया, सेकंड ऑप्शन सही नहीं है। आगे बात करें बच्चों एक ग्राफिकल क्वेश्चन। बच्चों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है, अमॉन्ग द फोर ग्राफ्स देयर इज ओनली वन ग्राफ फॉर विच एवरेज वेलोसिटी over the time interval 0 to t can vanish for a suitably chosen t. Which one is it? बच्चों एवरेज वेलोसिटी का जल्दी से फॉर्मूला रिकॉल कीजिए। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो बच्चों अगर मैं सिर्फ एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। आंसर दीजिए बच्चों, क्या डिस्प्लेसमेंट को फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ऐसा लिखा जा सकता है? बच्चों इन चारों ग्राफ्स को अगर हम चेक करें, और क्वेश्चन में बोला गया है 0 से कैपिटल टी टाइम, तो 0 सेकंड तो बच्चों यहां से स्टार्ट हो रहा है हर एक ग्राफ में, और कैपिटल टी टाइम आप कहीं भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों क्या ऐसा कोई ग्राफ आपको नजर आ रहा है जिसमें पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन किसी भी एक टाइम इंस्टेंट पर अगर हम लोग देखें तो वो सेम आ रही हो? तो बच्चों अगर मैं देखूं कि 0 सेकंड पर पार्टिकल की यहां पे एक्स इनिशियल ये है, पर अब आगे किसी भी टाइम इंटरवल में पार्टिकल की फाइनल पोजीशन इनिशियल से मैच नहीं कर रही है। यहां पर देखो, यह पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन है, पर अगर मैं यहां देखूं तो किसी भी टाइम इंटरवल पे, चाहे आप यहां देखें, उसकी जो फाइनल पोजीशन है वो एक्स इनिशियल से मैच नहीं कर रही है। सिमिलरली यहां पे, पर बच्चों अगर आप इस ग्राफ को देखें तो एक्स इनिशियल और इस पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम लोग देखें कैपिटल टी, जिससे हमें इसको डिनोट करना है, यहां पर पार्टिकल की फाइनल और यहां पे पार्टिकल की इनिशियल, ये दोनों पोजीशन एग्जैक्टली मैच कर रही है। तो बच्चों अगर फाइनल और इनिशियल पोजीशन मैच कर गई तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0, और डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो एवरेज वेलोसिटी भी बच्चों अगर हमसे जो पूछी है वो कैसी होगी, 0। तो केवल एक ही ग्राफ ऐसा है बच्चों जहां पर इनिशियल और फाइनल पोजीशन पार्टिकल की कुछ टाइम इंटरवल के लिए अगर हम लोगों ने नोटिस की तो वो सेम आ रही है, t बराबर 0 पे और एक सुटेबली चोजन टाइम कैपिटल T पे। अब बच्चों इसका एक तरीका और है क्वेश्चन सॉल्व करने का। अब बच्चों उस तरीके पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। बच्चों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ग्राफिकल क्वेश्चंस में दो चीजें होती है जनरली, एक होता है सिकेंट और एक होता है टेंजेंट। टेंजेंट किसको बोलते हैं, जो ग्राफ के किसी एक पॉइंट को टच करते हुए निकले, और सिकेंट किसको बोलते हैं, जो ग्राफ के दो पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करे। तो सिकेंट की स्लोप जो होती है ना बच्चों, वो हमें जनरली एवरेज वैल्यू देती है,
और जो टेंजेंट होता है वो इंस्टेंटेनियस। तो बच्चों अगर मैं यहां पे नोटिस करूं इस पर्टिकुलर सेकंड ग्राफ में, तो यहां से लेके यहां तक का अगर मैं एक सेकंड ड्रॉ करूं तो ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है, और दो पैरेलल लाइंस के बीच में बच्चों जो एंगल होता है वो कितना होता है, 0। और 0 डिग्री पर जो स्लोप आती है बच्चों, वो स्लोप जिसको हम लोग टेन थीटा से डिनोट करते हैं, वो भी कितनी आएगी, 0। और आप सभी जानते हैं कि एक्सटी ग्राफ अगर पोजीशन टाइम ग्राफ है तो उसकी स्लोप हमें क्या बताती है, वेलोसिटी, और सेकंड की स्लोप हो तो एवरेज वेलोसिटी। तो बच्चों एवरेज वेलोसिटी 0 हम लोग डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं ऐसी तरीके से जिससे हम लोग डायरेक्टली एक सेकंड ड्रॉ करें। आप देख सकते हैं यहां किसी भी ग्राफ में अगर आप सेकंड ड्रॉ करते हैं तो वो टाइम एक्सिस के पैरेलल नहीं आएगा एक्सेप्ट द सेकंड वन। आगे बात करें बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट वन डायमेंशनली मोशन ऑफ अ पार्टिकल। बच्चों चारों ग्राफ को नोटिस कीजिए, किस तरह से इन्हें ग्राफों को देखना है। जैसे कि पहला ग्राफ, बच्चों गलती पकड़ सकते हैं, इसमें क्या है, लिखा हुआ है टोटल डिस्टेंस कवर्ड और टाइम का ग्राफ। बच्चों डिस्टेंस के साथ आप सभी जानते हैं कि डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं होती, डिस्टेंस मूविंग पार्टिकल की कभी नेगेटिव नहीं होती। तो बच्चों इस ग्राफ में गलती आप सभी देखें, पहले डिस्टेंस इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हुई, फिर इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हुई। तो ये वाला जो पार्ट है जो डिक्रीज हो रहा है वो गलत है, इसका मतलब ये सही ग्राफ नहीं है। बच्चों अगर मैं दूसरे ग्राफ की बात करूं पोजीशन टाइम की, तो इसमें गलती आप बता सकते हैं क्या है, कि मान लीजिए कि ये ग्राफ इस तरह से चल रहा है, तो बच्चों टाइम रिवर्स आ रहा है, पहले तो टाइम आगे गया और उसके बाद टाइम रिवर्स आ गया, और हम जानते हैं कि टाइम कभी भी रिवर्स नहीं आता, तो इसका मतलब ये ग्राफ भी गलत है। तीसरे पे भी अगर बच्चों हम लोग चर्चा करें तो यहां भी मान लीजिए इस तरह से इस ग्राफ को इमेजिन कर लिया जाए, तो बच्चों टाइम एक्सिस की बात करें तो अगर देखा जाए तो टाइम पहले पीछे आया, फिर आगे चला गया, फिर पीछे आया, फिर आगे चला गया, इसका मतलब ये भी ग्राफ हमारा टेक्निकली सही नहीं है। और बात करें फोर्थ की, तो बच्चों जल्दी से बताएं इसमें क्या गलती है, कि ये ग्राफ गलत इसलिए है क्योंकि स्पीड को उन्होंने टाइम एक्सिस के नीचे कर दिया, और हम जानते हैं कि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती, फॉर अ मूविंग पार्टिकल स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये चारों ग्राफ हमारे लिए सही नहीं है, गलत है। तो सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑल फोर। आगे बच्चों नेक्स्ट सेक्शन जो लिखा हुआ है वो है एक्सेलरेशन। बच्चों एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बच्चों इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन के सेम होती है। कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी के बराबर, कभी नहीं बोलना है। हमेशा ऐसा बोलना है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी के बराबर होती है। अब बच्चों एक्सेलरेशन पर बेस्ड क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनमें सबसे पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ऑब्लिक आर रॉन्ग। बच्चों पहला ऑप्शन पढ़े, क्या लिखा हुआ है, अ बॉडी कैन हैव कांस्टेंट स्पीड एंड वेरिंग एक्सेलरेशन। बच्चों क्या ऐसा पॉसिबल है, एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। क्या क्या होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बच्चों मैग्नीट्यूड बदले या डायरेक्शन बदले या दोनों बदल जाए, तीनों ही केसेस में एक्सेलरेशन को वेरिएबल माना जाएगा। तो बच्चों अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसका एक एग्जांपल लिया था, आपको याद हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर बात करें तो इसमें पार्टिकल की जो स्पीड होती है वो कैसी होती है, कांस्टेंट। और आपको पता है बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, सेंट्रीपिटल। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का बच्चों मैग्नीट्यूड होगा v²/r। अब बात करें कि ये एक्सेलरेशन डायरेक्शन कैसे अपनी एडजस्ट करता है, तो आप सभी जानते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड द सेंटर होता है और वेलोसिटी के परपेंडिकुलरली काम करता है। तो बच्चों अगर मैं इस लोकेशन पे देखूं तो वेलोसिटी कहां है, ऊपर की तरफ, और एक्सेलरेशन कहां होगा, टुवर्ड द सेंटर, विच इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बच्चों जब पार्टिकल यहां आएगा तो मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये हो गई वेलोसिटी की डायरेक्शन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहां आ गया बच्चों, अब टुवर्ड द सेंटर तो है पर वो डाउनवर्ड्स है। तो पहले देखिए बैकवर्ड्स था, अब कहां है, डाउनवर्ड्स है। इसका मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बदल गई, तो ये एक्सेलरेशन कैसा हुआ, वेरिएबल। तो लिखा हुआ है बॉडी कैन हैव कांस्टेंट स्पीड, ट्रू है, और वेरिंग एक्सेलरेशन, तो बच्चों ये बिल्कुल सही है। आगे लिखा है बॉडी कैन हैव जीरो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड नॉन जीरो एक्सेलरेशन। अ बॉडी कैन हैव जीरो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी तो जीरो है पर एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। बच्चों बेस्ट एग्जांपल, हम बॉडी को ग्रेविटी के कंट्रोल में वर्टिकली अपवर्ड अगर थ्रो करते हैं तो टॉपमोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होती है बच्चों, जीरो।
पर उस इंस्टेंट पर जो एक्सेलरेशन होता है वो कितना होता है, g डाउनवर्ड्स। मतलब किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी जीरो होते हुए भी एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो सकता है। तो बच्चों ये स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है। पर पूछा जा रहा है कि इसमें गलत कौन सा है, तो लिखा है बॉडी कैन हैव कांस्टेंट वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बच्चों ये बिल्कुल गलत है। जैसा कि आप जानते हैं कि वेलोसिटी जब टाइम के साथ वेरी करती है तो उसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब वहां पर एक्सेलरेशन जीरो है। पर ये क्या बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, जबकि एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। तो इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा गलत है और हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन गलत है, तो हम आंसर देंगे ओनली सी। आगे बात करें बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। लिखा हुआ है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हैव ऑपोजिट साइन, देन स्पीड ऑफ पार्टिकल विल इंक्रीज। बच्चों अगर हम लोग नोटिस करें, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। मान लीजिए कि ये हमारे पास वेलोसिटी की डायरेक्शन है, लेट्स से कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। और बच्चों आप सभी जानते हैं इस रिलेशन में एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। हम लोग ये जानते हैं बहुत अच्छे से कि जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स होता है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी वही आती है। इमेजिन करके देखिए बच्चों कि जिस डायरेक्शन में पार्टिकल आगे मूव कर रहा है, मान लीजिए वेलोसिटी आगे है और उसी डायरेक्शन में मैंने पार्टिकल पे फोर्स लगा दिया, तो आंसर दीजिए जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में अगर मैं फोर्स लगा दूंगा तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, ऑब्वियसली यस। तो बच्चों अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है, आइदर प्लस प्लस और माइनस माइनस, तो उस केस में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता है। पर अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, आइदर प्लस माइनस और माइनस प्लस, तो इस केस में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम होगा। इनमें क्या लिखा है कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हैव अपोजिट साइन, मतलब ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हैं और स्पीड ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो रही है। नहीं, ये चीज गलत है। अगर ये दोनों अपोजिट हैं तो स्पीड ऑफ पार्टिकल जो होगी वो क्या होगी, कम होगी। आगे लिखा है बच्चों, इफ वेलोसिटी इज जीरो एट एन इंस्टेंट देन एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मस्ट बी जीरो। नो, अभी अभी हमने बात की थी कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे किसी इंस्टेंट पर अगर वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन का जीरो होना जरूरी नहीं है। पर ये बोल रहे हैं कि वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो। नो, ये भी हमारे लिए गलत स्टेटमेंट है। आगे लिखा है अ पार्टिकल मूव अलोंग एक्स एक्सिस, if its x coordinate and velocity have opposite sign then the particle moves towards origin। बच्चों मानकर चलिए कि ये हमारे पास अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस है, लेट्स से ये ओरिजिन है, ये हो गया कोऑर्डिनेट 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर एंड सो ऑन। क्वेश्चन में बोला जा रहा है x कोऑर्डिनेट एंड वेलोसिटी हैव ऑपोजिट साइन। बच्चों मानकर चलिए कि इस समय हमारा पार्टिकल यहां x बराबर 2 मीटर कोऑर्डिनेट पे है और वेलोसिटी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में है। तो आंसर दीजिए x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और वेलोसिटी अपोजिट है, इसका मतलब यह हुआ कि ये कहां आएगा, टुवर्ड द ओरिजिन। तो इसका मतलब यह हुआ कि थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है और हमसे पूछा जा रहा है मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। बच्चों अब इसके बाद हमारे पास एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है व्हाट डू यू मीन बाय डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। बच्चों जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होता है। बच्चों बात करें डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन की, तो इसके लिए बच्चों हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया है। कई बार बच्चों के दिमाग में होता है क्या डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब रिटार्डेशन हुआ। नो, ऐसा जरूरी नहीं है। बच्चों अगर हम लोग एक क्वेश्चन की हेल्प से इसको समझें तो क्वेश्चन दिया हुआ है ईच ऑफ द थ्री ग्राफ्स रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट ऑलरेडी हैज अ पॉजिटिव वेलोसिटी एट टाइम t1। बच्चों सबसे पहली चीज जो दिमाग में रखनी है कि वेलोसिटी जो है वो कैसी है, पॉजिटिव। जो वेलोसिटी हमको क्वेश्चन में दी है वो कैसे दी है, पॉजिटिव। आगे लिखा हुआ है विच ग्राफ्स शो एन ऑब्जेक्ट हुज स्पीड इज इंक्रीजिंग फॉर द एंटायर टाइम इंटरवल बिटवीन t1 एंड t2। बच्चों हमें सिलेक्ट करना है वो कौन सा ग्राफ है जिसमें थ्रू आउट वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। बच्चों अगर हम लोग जानते हैं कि इस समय वेलोसिटी पॉजिटिव है और तीनों ग्राफ को ध्यान से देखें तो बच्चों तीनों ग्राफ में जो एक्सेलरेशन का ग्राफ है वो टाइम एक्सिस के ऊपर है। एज वी नो दैट टाइम एक्सिस के ऊपर अगर एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। तो आप सभी जानते हैं कि वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ये तो कंफर्म है कि स्पीड यहां पर इंक्रीज होगी। पर बच्चों अगर मैं इस ग्राफ को स्टडी करूं तो मान लीजिए एक छोटा सा हम लोग कोई वैल्यू ले लेते हैं। मान लीजिए कि यहां एक्सेलरेशन t1 टाइम पे कितना था, या इनिशियली देखें तो कितना था 5, और थोड़ी देर बाद मान लीजिए कि यहां एक्सेलरेशन कितना हो गया 10।
तो इस ग्राफ का मतलब हुआ कि जो वेलोसिटी पर सेकंड पहले 5 से बढ़ रही थी, अब वो पर सेकंड वेलोसिटी 10 से बढ़ रही है, पर वेलोसिटी बढ़ रही है। यहां पर देखें तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा है, कांस्टेंट। लेट्स से इसकी वैल्यू है कितनी, 5। तो बच्चों नोटिस कीजिए कि यहां पर अगर एक्सेलरेशन 5 है, मतलब पर सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी 5 से इंक्रीज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वैल्यू 5 है, मतलब पर सेकंड वेलोसिटी 5 से इंक्रीज हो रही है। थर्ड ग्राफ की बात करें, यहां एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है कि सर पहले एक्सेलरेशन मान लेते हैं 10 और अब मान लेते हैं 5, ये तो एक्सेलरेशन डिक्रीज हुआ है, तो क्या इसको हम लोग रिटार्डेशन बोलेंगे? बच्चों नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। इनिशियली अगर देखें तो एक्सेलरेशन कितना है, 10, और वो भी पॉजिटिव में, और वेलोसिटी भी कैसी दी है, पॉजिटिव। तो मान लेते हैं कि इनिशियली जो वेलोसिटी थी, एक एग्जांपल की तरह ले लेते हैं कि मान लीजिए कि इनिशियली वेलोसिटी पर सेकंड 10 के मैग्नीट्यूड से बढ़ रही थी और एक्सेलरेशन लगातार कम हो रहा है, और मान लीजिए कम होते होते कितना हो गया, 5। तो जो वेलोसिटी पहले पर सेकंड 10 के अमाउंट से बढ़ रही थी, अब वो वेलोसिटी पर सेकंड 5 के अमाउंट से बढ़ रही है, पर वेलोसिटी तो बढ़ रही है। और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर बढ़ रहा है तो ये बच्चों रिटार्डेशन नहीं कहलाता। ध्यान रखें, अगर आपसे कोई पूछे कि डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, तो आप सिर्फ इतना सा बोलेंगे कि वेलोसिटी चेंज होने की रेट कम हो गई है। आप कभी भी उसको डायरेक्टली रिटार्डेशन टर्म यूज ना करें। आगे बात करें बच्चों, हमें क्वेश्चन में दिया है पाथ ऑफ मोशन बेस्ड ऑन एक्सेलरेशन। याद रखने वाली बात है बच्चों, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन फिक्स है, तो बच्चों अगर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0 है या फिर इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कोलिनियरली काम कर रहे हैं, कोलिनियरली मतलब आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल। बेस्ट एग्जांपल बच्चों, मोशन अंडर ग्रेविटी। इमेजिन कीजिए एक बॉल को हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं, तो आंसर दीजिए जब ये ड्रॉप किया जाता है तो नीचे जाती है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी फोर्स। बच्चों स्मॉलर हाइट के लिए हम लोग ग्रेविटी फोर्स को कैसा मानते हैं, कांस्टेंट। और अगर फोर्स कांस्टेंट है तो बच्चों एक्सेलरेशन भी कैसा हुआ, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कहां, नीचे की तरफ। हमने ड्रॉप किया है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। तो जैसे ही आप ड्रॉप करोगे, पार्टिकल जब नीचे जाएगा तो उसका पाथ बच्चों कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। या फिर दूसरा जो पॉइंट लिखा हुआ है, अगर मैं वर्टिकली अपवर्ड उस बॉडी को थ्रो करूं तो इनिशियल वेलोसिटी कहां है, अपवर्ड। मेरे हाथ से निकलते ही बॉडी ग्रेविटी के कंट्रोल में आ जाएगी। जी कहां लगेगा बच्चों, फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड्स। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180। तो आप नोटिस कर रहे हैं पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। सिमिलरली अगर मैं इसको नीचे की तरफ थ्रो करूं तो वेलोसिटी और ग्रेविटी बोथ आर पैरेलल। एंगल कितना हुआ दोनों के बीच में, 0। तब भी बच्चों अगर आप पाथ देखेंगे तो वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और शर्त यह है कि इनिशियल वेलोसिटी या तो 0 है या वेलोसिटी इनिशियल और एक्सेलरेशन के बीच में 0 डिग्री या 180 डिग्री का एंगल है, तो पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। और बच्चों अगर इनिशियल वेलोसिटी और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बीच में 0 या 180 के अलावा कोई भी तीसरा एंगल है तो पाथ कैसा होगा, पैराबोला। मोशन अगर आप इसका एग्जाम्पल देखें तो प्रोजेक्टाइल मोशन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इमेजिन कीजिए बच्चों, बॉडी को प्रोजेक्टाइल मोशन में जब हम थ्रो करते हैं तो बच्चों ये इस तरह से फेंका जा रहा है, तो ये हो गई उसकी इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन। और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट कहां लग रहा है, डाउनवर्ड्स। तो बच्चों ये वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन आप देख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के ना तो पैरेलल हैं और ना ही एंटी पैरेलल। तो उस केस में आप देखते हैं कि पाथ कैसा होता है बच्चों, पैराबोला। तो बच्चों ये एक अच्छा पॉइंट है जो हमें याद रखना पड़ सकता है या याद रख सकते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन भी फ्रेम होगा। और बच्चों अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो इसके लिए कोई भी पाथ पॉसिबल है, इसके लिए कोई फिक्स पाथ नहीं होता। अब बच्चों इस सेक्शन पर क्वेश्चन अगर मुझे फ्रेम करना हो तो किस तरह से बनेगा, अ पार्टिकल इज मूविंग इन इन्फ्लुएंस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब बच्चों एक्सेलरेशन कांस्टेंट है पर इनिशियल वेलोसिटी के बारे में कोई कमेंट नहीं है, तो आंसर दीजिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में दो ही पाथ पॉसिबल हैं, स्ट्रेट लाइन या पैराबोला। अब बच्चों इसमें स्ट्रेट लाइन कोई भी ऑप्शन हमको दिखाई नहीं दे रहा है, पर एक सही ऑप्शन जो हमको दिखाई दे रहा है वो कौन सा है, पैराबोला। आगे बच्चों इक्वेशंस ऑफ मोशन। बच्चों इक्वेशंस ऑफ मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है दीज इक्वेशंस आर वैलिड ओनली व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। बच्चों ये कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं जो हम लोग जानते हैं, अपनी मेन इक्वेशंस स्केलर फॉर्म में और वेक्टर फॉर्म में लिखी हैं। पर अगर हम लोग इससे क्वेश्चंस की बात करें तो बच्चों एनसीईआरटी जब आप ओपन करते हैं तो एनसीईआरटी में एक 2.5 की पॉइंट हमको दिया है, जिसको उन्होंने नाम दिया है गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर। जैसा कि आप देख सकते हैं गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स।
बच्चों ये वो पॉइंट है जिससे काइनेमैटिक्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं नीट में। आप देख सकते हैं इसमें ये क्या कह रहा जा रहा है कि द डिस्टेंसेस ट्रैवर्स्ड ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम बाय अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट टेंड टू वन अनदर इन द सेम रेशियो एज द ऑड नंबर्स बिगिनिंग विद यूनिटी। बच्चों ये एनसीईआरटी की लाइन है। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके समझें तो वो बोलना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कि हमारा पार्टिकल जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ और उसका एक्सेलरेशन बच्चों कैसा है, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट। अब अगर इस पार्टिकल को हम लोग रेस्ट से स्टार्ट करके कांस्टेंट एक्सेलरेशन से इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के लिए चलाएं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये 0 सेकंड है, ये 10 सेकंड है, ये 20 सेकंड है, ये 30 सेकंड है। बच्चों नोटिस कीजिए कि टाइम इंटरवल जो है वो भले ही 10-10 सेकंड के हैं पर सब टाइम इंटरवल कैसे हैं, इक्वल। देखो पहला टाइम इंटरवल 10 का, अगला भी 10 का, उसके बाद वाला भी 10 सेकंड का। तो अगर पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट होकर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चले तो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, सक्सेसिव इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में जो डिस्टेंस कवर का रेशियो होगा, बच्चों मान लो कि यहां s डिस्टेंस कवर कर रहा है तो अगले 10 सेकंड में वो इसका 3 गुना चलेगा, फिर अगले 10 सेकंड में वो इसका 5 गुना चलेगा। इस तरह से डिस्टेंस कवर का रेशियो क्या आएगा, 1:3:5:7। इसको अपन डायरेक्टली भी एज अ शॉर्ट ट्रिक कई क्वेश्चंस में यूज कर लेते हैं। आगे बच्चों हमें एनसीईआरटी में कुछ इस तरह की डेफिनेशंस दी हैं। रिएक्शन टाइम, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल्स, ये क्या चीज होती है बच्चों? रिएक्शन टाइम नाम से ही क्लियर है, सिचुएशन देखकर रिएक्ट करने में जो समय लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन टाइम। एक कंडीशन इमेजिन करते हैं, मान लीजिए कि बच्चों हम लोग कार चला रहे हैं। अब जैसे ही हमको सामने रेड सिग्नल दिखाई देता है तो हम सबसे पहले डिसीजन क्या लेते हैं कि कार को हमें रोकना है। तो बच्चों हमने रेड सिग्नल देखा, रेड सिग्नल देखने के बाद हमने डिसीजन लिया कि हमें कार रोकने के लिए ब्रेक लगाना है। तो सिग्नल देखने से लेके ब्रेक लगाने तक ये जो टाइम गैप है, भले ही बहुत छोटा ही क्यों ना हो, पर ये जो टाइम गैप है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन टाइम। सिग्नल देखने से लेके ब्रेक लगाने तक का गैप ये जो कहलाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन टाइम। अब जब आपने ब्रेक लगा दिए तो ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी को रुकने में कुछ समय लगता है। तो ब्रेक लगाने से लेकर रुकने तक उसने जो समय लिया है बच्चों वो कहलाता है स्टॉपिंग टाइम, और ब्रेक लगाने के बाद से रुकने तक उसने जो दूरी तय की है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब इस पर बेस्ड बच्चों हमने एक क्वेश्चन लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, अ कार इज मूविंग विद स्पीड u, ड्राइवर ऑफ द कार सीज रेड सिग्नल, हिज रिएक्शन टाइम इज t, then find out the distance traveled by the car before coming at rest. Assume uniform retardation A after applying brakes. बच्चों अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए कि एक कार जो है वो इस तरह से मूव कर रही है किसी स्ट्रेट रोड पे। इनिशियली अगर हमसे बोला जाए कि वो u वेलोसिटी से चल रही है और बच्चों उसका रिएक्शन टाइम, मान लीजिए यहां पे उसने रेड सिग्नल देखा और यहां पर उसने डिसीजन लिया t सेकंड में कि उसको ब्रेक लगा के गाड़ी रोकनी है। तो बच्चों देखकर बताइए यहां से यहां तक उसके मोशन में कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि मोशन चेंज कब होगा, ब्रेक लगाने के बाद। उसके पहले तक तो वो कैसी वेलोसिटी से चल रहा है, u वेलोसिटी से, मतलब यहां तक एक्सेलरेशन कितना है, 0। तो बच्चों इस रिएक्शन टाइम में इसने जो दूरी तय की वो कितना होगा, u इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि यहां पर किसी भी तरह का कोई एक्सेलरेशन नहीं है। पर अब जब उसका रिएक्शन हो गया यानी कि उसने ब्रेक लगाए तो रिटार्डेशन जनरेट हुआ और उसके बाद गाड़ी रेस्ट पे आ गई। तो बच्चों यहां पे अगर उसने ब्रेक अप्लाई कर दिए तो रिटार्डेशन के लिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के अपोजिट, और फाइनली गाड़ी रुक गई तो वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। मान लेते हैं कि यहां तक की दूरी कितनी है, s1। इस दौरान बच्चों अगर मैं दूरी कैलकुलेट करूं, मान लीजिए वो s2 है, तो मैंने लगा दिया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बिकॉज यहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्योंकि लिखा हुआ है यूनिफॉर्म, भले ही वो रिटार्डेशन की ही फॉर्म में क्यों ना हो। तो फाइनल कितनी हो गई, 0। जब ब्रेक लगाया तो उस समय स्पीड थी u। बच्चों एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी के अगेंस्ट है, इसलिए मैंने यहां पे माइनस का सिंबल यूज किया एज, क्योंकि ये रिटार्डेशन भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब मैं जब ये डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा तो वो कितनी आ गई, u²/2a। तो अगर हम लोग इन दोनों को ऐड कर दें तो रेड सिग्नल देखने से लेकर रुकने तक की दूरी बच्चों कितनी हो गई, s1 + s2। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बच्चों हम सभी जानते हैं कि किसी भी बॉडी को अगर हम लोग गिरा दे किसी भी हाइट से तो फाइनल रिलेशन या फाइनल जो रिजल्ट है वो हम लोग क्या नोटिस करते हैं कि फाइनली वो नीचे आके ग्राउंड पर गिर जाती है। क्यों गिरती है उसका रीजन आप सभी जानते हैं, बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी।
अब बच्चों फोर्स है तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन भी होगा। अब अगर एक्सेलरेशन फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जनरेट हुआ है तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको जी से डिनोट करते हैं और इसकी जो वैल्यूज हैं बच्चों, एसआई सिस्टम में 9.8, सीजीएस में 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एफपीएस में कितनी होती है? 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। पर बच्चों ये सभी वैल्यूज हम लोग कब लेते हैं? जब उस पार्टिकल की हाइट जहां से हमने उसको थ्रो किया है या ड्रॉप किया है वो अर्थ की रेडियस के रिस्पेक्ट में बहुत कम हो, यानी कि हम स्मॉलर हाइट्स के लिए बात करते हैं। अब बच्चों इसमें फ्री फॉल, अगर हम लोग एनसीईआरटी में फ्री फॉल जो दिया गया है उसको पढ़ें तो एनसीईआरटी ने लिखा है an object released near the surface of earth is accelerated downward under the influence of force of gravity. The magnitude of acceleration due to gravity is represented by g. If air resistance is neglected, the object is said to be in free fall. अब बच्चों फ्री फॉल पर जो एनसीईआरटी ने हमको ये लाइन लिख कर दी है, इस पर क्वेश्चन कैसे बनाए जा सकते हैं? जब भी कोई बॉडी बच्चों सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के कंट्रोल में गिर रही है या ग्रेविटी फोर्स के कंट्रोल में मूव कर रही है तो उसके मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीली फॉलिंग मोशन। बच्चों उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी का जीरो होना जरूरी नहीं है, वो जीरो हो भी सकती है और नहीं भी। शर्त यह है कि बॉडी का मोशन सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी फोर्स के इन्फ्लुएंस में हो और कोई दूसरा फोर्स उसके ऊपर कार्यरत ना हो, एक्ट नहीं कर रहा हो, तो उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं? बॉडी फ्री फॉल कर रही है। लिखा है फॉर एन ऑब्जेक्ट इन फ्री फॉल ग्रेविटी फोर्स शुड एक्ट, ऑब्वियसली यस। एयर रेजिस्टेंस इज निग्लेक्टेड, बिल्कुल सही बात है क्योंकि हमें और कोई दूसरा फोर्स नहीं चाहिए। स्पीड में और मे नॉट बी जीरो, पॉसिबल है बच्चों क्योंकि हमारा टारगेट है सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही वहां पर होना चाहिए। और लास्ट में लिखा है ऑल ऑफ द अबव, तो आप सभी को पता है कि ये चौथा ऑप्शन सही है क्योंकि सारे ही ऑप्शन हमें कैसे दिए गए हैं? करेक्ट। आगे बच्चों अगर हम लोग बात करें फ्री फॉल में, अब अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होता बच्चों, वैक्यूम की हम लोग बात करें, तो कभी भी बॉडी जब नीचे गिरती है तो उसका टाइम ऑफ फॉल बॉडी के शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता। अगर एयर रेजिस्टेंस जीरो है तो जैसा कि हम लोग इस एनिमेशन में देख सकते हैं कि अगर वैक्यूम में दो बॉडीज को हमने छोड़ा, एक आप देख सकते हैं बॉल है सॉलिड और एक है फेदर, तो बच्चों दोनों एक साथ नीचे गिर रहे हैं। अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो शेप का, मास का, साइज का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दोनों जब ये गिरेंगे तो आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली सेम टाइम में वो लोकेशन पे पहुंचे हैं। तो बोला जाता है बच्चों आगे अगर हम लोग बात करें कि एक साथ अगर ये पहुंचे हैं तो इस केस में इन द एब्सेंस ऑफ एयर इट इज फाउंड दैट ऑल बॉडीज irrespective of the size, weight and shape with the same acceleration near the surface of earth. आगे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, when a particle is dropped under gravity the rate of change of velocity with respect to distance. बच्चों ये एक अच्छा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के इस चैप्टर में जब आप एक्सेलरेशन का आर्टिकल पढ़ोगे तो वहां पे गैलीलियो से रिलेटेड इस क्वेश्चन पे बात की गई है। इस क्वेश्चन को हमने फ्रेम किया है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। बच्चों आप सभी जानते हैं कि एक्सेलरेशन एक तो होता है डीवी बाई डी और अगर उसका दूसरा रिलेशन हम लोग देखें तो वो क्या होता है? डीवी बाई डी एक्स। मुझसे वो पूछ रहे हैं डीवी बाई डी एक्स दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस व्हेन अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड। तो बच्चों अगर मैं dv बाई डी एक्स की बात करूं तो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया? a अपॉन v। अब बच्चों आप जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो फ्री फॉल के दौरान कांस्टेंट होगा विच इज इक्वल टू g, पर नीचे आते हुए जो वेलोसिटी है वो लगातार बढ़ रही है। तो बच्चों ये तो कांस्टेंट है पर डिनोमिनेटर लगातार बढ़ रहा है, तो आंसर दीजिए ये ऊपर वाली वैल्यू कांस्टेंट है और डिनोमिनेटर लगातार बढ़ रहा है तो ये ओवरऑल जो रेशियो होगा वो क्या होगा बच्चों? कम होगा। तो dv बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कम, दैट मींस डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली। बच्चों इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सेकंड। बच्चों आपको समझ आ गया होगा कि इसको हम लोग गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स अप्लाई करने की शर्त क्या है? फर्स्ट, इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो, तो बच्चों आप चेक कर सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट लिखा है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, तो बच्चों फॉलिंग अंडर ग्रेविटी लिखा हुआ है, फ्री फॉल कर रही है तो इसका मतलब फॉलिंग अंडर ग्रेविटी। तो स्मॉलर हाइट के लिए बच्चों आप लोग एक्सेलरेशन यानी कि जी को कैसा मानते हैं? कांस्टेंट। और तीसरा, टाइम इंटरवल्स जो हो वो इक्वल हो और सक्सेसिव हो, तो बच्चों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ तो इक्वल भी हैं और सक्सेसिव भी हैं।
तो जल्दी से बताइए गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स के अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए? 1:3:5:7 एंड सो ऑन। तो बच्चों ये होगा हमारे लिए करेक्ट आंसर, जिसको हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। और बच्चों ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में नीट एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है। आगे बच्चों अब एक ग्राफिकल सेक्शन हमारे पास है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप हमको क्या बताती है? एक्सेलरेशन, ये सब आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ऑफ अ पार्टिकल अंडरगोइंग वन डायमेंशनल मोशन इज एज शोन। 3 equal time intervals 1, 2, 3 are shown shaded. Which of the following statements are correct? बच्चों पहला क्या लिखा है? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज 0 ड्यूरिंग थर्ड टाइम इंटरवल। बच्चों अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं टाइम इंटरवल के लिए, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विच इज इक्वल टू v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम टेकन, टोटल टाइम जो भी वहां पे इंटरवल है उसके लिए। बच्चों आंसर दीजिए, थर्ड टाइम इंटरवल के लिए क्या बोल रहे हैं कि एक्सेलरेशन 0 है, जबकि आप चेक करें थर्ड टाइम इंटरवल में यहां पर वेलोसिटी इनिशियल कुछ और है और फाइनली अगर देखें तो कुछ और है, मतलब वेलोसिटी चेंज हुई है। और वेलोसिटी अगर चेंज हुई है तो निश्चित रूप से वहां पर एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारे लिए गलत है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि एक्सेलरेशन 0 है। दूसरा लिखा है पार्टिकल इज स्पीडिंग अप ड्यूरिंग फर्स्ट एंड थर्ड टाइम इंटरवल। बच्चों स्पीडिंग अप, अब आपको पता है कि स्पीड की बात चल रही है, तो स्पीड में हमें डायरेक्शन से मतलब नहीं है, हमें चेक करना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज। तो बच्चों अगर हम लोग देखें तो उन्होंने फर्स्ट और थर्ड की बात की है, तो फर्स्ट में देखें तो बच्चों ये इनिशियल स्पीड है, और अगर यहां पे बात करूं तो ये फर्स्ट इंटरवल खत्म होने पर फाइनल स्पीड है। अगर आप इस सेक्शन को देखें तो स्पीड यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यहां पर बढ़ी है। और इसी तरह से यहां बात करें तो बच्चों यहां पे भी अगर देखें तो मान लीजिए लेट्स से कि ये वेलोसिटी -5 है और नीचे आते आते यहां पर वेलोसिटी हो गई -10। तो बच्चों वेलोसिटी के साथ माइनस क्या होता है? उसकी डायरेक्शन। पर मैग्नीट्यूड की बात करें तो 5 से 10 हो गया फॉर एग्जांपल, तो मतलब यहां पर स्पीड की वैल्यू बढ़ी है। तो बोल रहे हैं वो पार्टिकल इज स्पीडिंग अप ड्यूरिंग फर्स्ट एंड थर्ड टाइम इंटरवल, बिल्कुल सही है। आगे बोला जा रहा है बच्चों पार्टिकल इज मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन फर्स्ट एंड थर्ड, बिल्कुल सही बात है बच्चों। अगर आप फर्स्ट में देखें तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, और थर्ड में देखें आप इंटरवल में तो वेलोसिटी नेगेटिव है। वेलोसिटी का पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाना, इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो चेंज हो गई है, अपोजिट हो गई है, और वही चीज हमसे बोल रहे हैं पार्टिकल इज मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन फर्स्ट एंड थर्ड टाइम इंटरवल। और आगे बच्चों लिखा है स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट इन सेकंड। तो बच्चों अगर इसको हम लोग डिस्कस करें सेकंड वाले पार्ट को भी, तो आप चेक कीजिएगा बच्चों यहां पर सेकंड वाले पार्ट में अगर देखें तो ये हमारे पास स्पीड है, और उसके बाद इस लोकेशन पे देखें तो स्पीड में छोटा सा चेंज हुआ है, पर हुआ है, मतलब यहां पर स्पीड जो है यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट नहीं है, जबकि वो क्या बोल रहे हैं? स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट इन सेकंड टाइम इंटरवल। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारे लिए गलत है, पर बी और सी दोनों ऑप्शन हमारे लिए सही है। हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो हमारा आंसर होना चाहिए बच्चों बी एंड सी। और बच्चों लास्ट में एक और क्वेश्चन हमको दिया है, व्हाट इज द नेचर ऑफ एक्सेलरेशन फ्रॉम 2 से लेके 10 सेकेंड इन द ग्राफ शोन इन अबव डायग्राम। बच्चों अगर मैं देखूं कि मुझे पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है, पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप बच्चों हमें क्या बताती है? वेलोसिटी। तो हमें बच्चों 2 से लेके 10 सेकंड तक की बात की गई है। अगर आप यहां पे दूसरे सेकंड की बात करें बच्चों, यहां पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो आप देख रहे हैं कि इस टेंजेंट का कुछ ना कुछ एंगल है, लेट्स सपोज θ1। और बच्चों उसके बाद में इस लोकेशन पर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो आप देख रहे हैं कि इसका एंगल कितना है? θ2। और 10 सेकंड पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूं तो बच्चों इसका एंगल आप देख रहे हैं वो कितना है? θ3। और अगर हम लोग इनको ऑर्डर में अरेंज करें तो बच्चों θ1 की वैल्यू कम है θ2 से, और θ2 कम है θ3 से, मतलब यहां पर जो एंगल है टेंजेंट का वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। और बच्चों थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब यहां पर स्लोप भी बढ़ रही है, और बच्चों स्लोप बढ़ रही है तो वेलोसिटी यहां पर क्या हो गई? इंक्रीजिंग। तो बच्चों आंसर दीजिए कि ये जो भी टेंजेंट्स मैंने ड्रॉ किए हैं ये एक्यूट एंगल के हैं, एक्यूट एंगल की स्लोप कैसी है? पॉजिटिव। तो वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है और इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी बच्चों कैसा होगा? पॉजिटिव। तो बच्चों एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव जैसा हमसे पूछा गया है। तो बच्चों ये थे वो बेसिक क्वेश्चंस जो हमें इस चैप्टर से थ्योरेटिकली पूछे जा सकते हैं। अब बच्चों इनमें और भी क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस के लिए आपको मिल सकते हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उसके थ्रू आप उन सभी क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।
है।